अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यू केमिस्ट। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या हैं और कितनी कितनी क्लास के ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे थ्रू आउट द सीरीज। ओके, तो आज जो मैं आपको ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स लिखवाऊंगा वो आप अपने दिल के वर्क पर लिख लेंगे, क्योंकि आने वाले कमिंग लेक्चर्स में मैं जब वो डायरेक्ट कंपाउंड लिखूंगा तो आप परेशान ना होइएगा कि यार ये सर ने क्या लिख दिया है। सही है, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के आपको स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे जिनको यूज करके हम डिफरेंट ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स बना सकते हैं, दैट हैज वास्ट एप्लीकेशन इन मेडिकल साइंस। ओके, मतलब कि आप जो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं अगर इनकी एप्लीकेशंस की बात करें तो बेटा बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनमें ये यूज होता है, एंटीबायोटिक्स हैं जिनमें ये यूज होता है। तो मुझे एक अलग से वीडियो भी बनाना पड़ेगी, द एप्लीकेशन ऑफ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। ओके, तो आज की इस लेक्चर में जो चीजें मैं आपको लिखवाऊं उसको आप याद करेंगे, नोमेनक्लेचर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि आप उसके स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट करेंगे कि यार इस तरह के ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सही है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज किया जाता है कि क्या ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में आते हैं, तो इसका भी आंसर मैं आपको करूंगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं और हेडिंग लगाते हैं ऑर्गेनो सल्फर केमिस्ट्री। तो पहले हम इस केमिस्ट्री की ब्रांच को देखते हैं। बेटा डेफिनेशन लिखिएगा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of properties and synthesis of organosulfur compounds। अब ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक में ऐसे कंपाउंड जिनमें सल्फर एटम प्रेजेंट हो उनको हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स कहते हैं। ओके, तो ये भी आप लिख लें, ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स are those compounds in organic chemistry that contains सल्फर। बेटा ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड जिनमें सल्फर एटम यूज होगा वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होंगे। सही है, तो समझ आई डेफिनेशन क्या है, क्या हम करने जा रहे हैं। ओके, अब देखिए आपके पास यहां पर ना मैं सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन ही मैं राइज करने वाला हूं कि इज ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड इज एन ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या हमारे पास ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स में आते हैं? तो इसका मैं सिंपल सा आंसर आपको करूं, नो। सही है, इसकी रीजन भी मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि यार ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स आपके पास क्या होते हैं। ओके, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं। द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। ओके, और ये वाला जो बॉन्ड है इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जरा हटकर होते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल देखें, अगर कार्बन ने किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाया है तो उस कंपाउंड को हम कहेंगे कि ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है।
अब मेटल आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, या तो एस ब्लॉक एलिमेंट के हो सकते हैं जैसे सोडियम है, लिथियम है, मैग्नीशियम है, या ये ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं जो डी ब्लॉक के होते हैं, लाइक कॉपर हो गया, मरकरी हो गया। सही है। देखिए मेटल्स किस किस तरह के हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में, ये आपका सोडियम हो सकता है, लिथियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, मरकरी हो सकता है। सही है। और मैग्नीशियम हो सकता है, एटसेट्रा। अब देखें इसमें जो आपके पास मेटल है ना बेटा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से कम होती है। अब जितने भी ये मेटल्स मैंने आपको बताए हैं ना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है। ये बात आप याद रखेंगे। मतलब कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डेट इज 2.5, और जो आपका मेटल होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो 2.5 से कम होगी। ओके। अब देखो बेटा कि जो आपके पास कार्बन है इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मेटल। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मेटल कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन कंटेन पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सही है। अच्छा, जबकि आप अगर बाकी फंक्शनल ग्रुप्स को देखें ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, आप एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर्स, अमाइड, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड्स जितने भी देख लें, उन सब में कार्बन आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मतलब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है। मैं फॉर एग्जांपल आपको ये भी बता दूं, लाइक आपके पास है CH3OCH3, ये आपका क्या है, ईथर है। तो इसमें देखो कार्बन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन से अटैच है, तो ऑक्सीजन कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। ओके। अब बाकी देख लें, अल्काइल हैलाइड देख लें, CH3, यहां पर कोई भी आप अटैच कर लें, क्लोरीन लगा लें। सही है। अब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके। तो क्लोरीन इज पार्शियल नेगेटिव, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। एल्डिहाइड देख लें, CH3C डबल बॉन्ड ONH। अब देखिए जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होंगे उनमें ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही है। अमाइड देख लें, CH3C डबल बॉन्ड ONH2। देखो ऊपर भी देख सकते हैं और इस तरफ भी, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है कार्बन से, सो नाइट्रोजन इज पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आप अमीन देख लें। सही है। तो जस्ट आपको एक इमेजिन करवाना था कि बाकी जितने भी ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप आप देखते हैं उसमें आपका कार्बन पार्शियल पॉजिटिव होता है, बट इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपका कार्बन पार्शियल नेगेटिव होता है। तो डिफरेंट नेचर है आपके पास, यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का है, यहां पर न्यूक्लियोफिलिक है, इलेक्ट्रॉन रिच है। सही है। अच्छा, अब आपके पास ये बात मैंने आपको थोड़ी सी समझाई है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं। सही है। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वाले जो मेटल्स है ना, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है। जितने भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इनके रिएक्शंस भी मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, और आपको सबसे बेनिफिट यहां पर ज्यादा ये होगा कि आपका ये बहुत सारा सिलेबस आपका रिवाइज हो जाएगा। सही है। और इनकी डिटेल लेक्चर्स आपको कहां मिलेंगे वो भी मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा। बट अगर हम देखें कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो उसमें क्या होगा कि कार्बन इज बॉन्डेड विद सल्फर। ओके। सही है। अब मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिवाइज करने लगा हूं कि क्या ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपको समझ आ गए कि कार्बन किसी मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मेटल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ओके। क्या इसमें भी इसी तरह का बॉन्ड बनता है कि कार्बन पर आएगा पार्शियल नेगेटिव और सल्फर पर आएगा पॉजिटिव? तो इसका आंसर है बिल्कुल होता ऐसा ही है। जितने भी ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आता है। बट ये आपके पास जर्नली
100% ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आपके नहीं है। इसकी ना प्रॉपर मैं आपको वर्डिंग में आंसर ना आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें मैंने उसको प्रॉपर वर्डिंग में कन्वर्ट करके इसका आंसर वहां पर लिखा है। सही है। अच्छा, अब यहां पर देखें कि जो कार्बन है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है 2.5, सल्फर की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डेट इज 2.58, नॉट टू मच डिफरेंस, इतना डिफरेंस नहीं है, बट फिर भी 0.3 सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर आप इटसेल्फ इसको गूगल पर भी करें ना कि सल्फर इज अ मेटल और नॉन मेटल, तो हमें पता है कि सल्फर आपका नॉन मेटल है। सही है। तो यार इस तरह का बॉन्ड नहीं होता कार्बन और सल्फर में। सही है। अच्छा, बट फिर भी हम कुछ बुक्स अगर देखें ना, तो उसमें जहां पर हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं वहीं पर हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स भी पढ़ते हैं। उसकी रीजन ये है, ड्यू टू देयर चार्ज प्रॉपर्टी। जैसे यहां पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है, वैसे ही ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में भी कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये क्यों आता है, ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम सल्फर लाइड के बारे में पढ़ेंगे, वहां आपको इन डिटेल इसका आंसर मैं करूंगा। सही है। बट अभी तक के लिए आप याद रखेंगे कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स में लाइक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, सल्फर पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम इनको फिर एक ही चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई। अब ये बात आपने याद रखनी है, कार्बन और सल्फर दोनों ही नॉन मेटल है। यहां पर एक मेटल होता है और एक कार्बन तो नॉन मेटल है ही आपका। अच्छा, अब इसका आंसर आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वहां पर मैंने इसको इन डिटेल लिखा है। अब अगर इनकी बात करें ना, ये भी मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि अब सोडियम आपके पास कहां कहां पर यूज होते हैं। अब इसके अगर जैसे मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताई है कि कार्बन की क्या है 2.5 है, तो इनकी अगर आप देखें तो सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 0.9, कॉपर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.8, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.2, जिंक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.7, मरकरी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.5, कैडमियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.5। तो देखिए जितने भी मेटल्स हैं 2.5 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखते हैं। सही है। तो यहां पर बॉन्ड तो पोलर ही होता है, बट कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो जो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.2.5 से कम है तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। सही है। तो इनकी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज भी आप नोट कर सकते हैं। एनीवेज, ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने। यहां पर देखें, अब देखें आपका सोडियम है, सोडियम आपका कहां कहां पर यूज होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं कि सोडियम आपका कहां कहां पर यूज होता है। तो बेटा देखें, जो आप वर्ड्स रिएक्शन पढ़ते हैं, वर्ड्स रिएक्शन, उसमें भी आपका सोडियम यूज होता है। अब वर्ड्स रिएक्शन आपका क्या है, CH3 एल्काइल हैलाइड आप लेते हैं, इसको सोडियम के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शंस आप लिख लें, आप ऑलरेडी इसको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। और यहां से आपका इथेन बनता है, मतलब एल्केन की प्रिपरेशन में आप वर्ड्स रिएक्शन पढ़ते हैं। यहां से आपके पास ये 2NaI यहां से निकल गया, ये वर्ड्स रिएक्शन है। और यहां पर क्या यूज हुआ, सोडियम मेटल, तो ये भी आपके पास ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का ही रिएक्शन है। ओके, और सोडियम कहां यूज होता है, फिटिज रिएक्शन में, फिटिज रिएक्शन। इसमें आपके पास क्या होता है कि अल्काइल हैलाइड की जगह अराइल हैलाइड होते हैं। ओके, लाइक NA, और ये भी आपका इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो होगा क्या कि यहां से 2NaCl निकल जाएगा, और ये वाला अराइल इसके साथ अटैच होगा तो क्या बनेगा,
बायफिनाइल बन गया। ओके, तो ये आपके पास क्या है, फिटिज रिएक्शन है। फिर आपके पास सोडियम कहां पर यूज होता है, वर्ड्स फिटिज रिएक्शन में, वर्ड्स फिटिज रिएक्शन। इसमें आपके पास क्या होता है कि एक एल्काइल हैलाइड होता है, एक अराइल हैलाइड होता है। सही है, देखें +2Na, देखिए ये एल्काइल हैलाइड और ये अराइल हैलाइड, तो यहां से भी आपका 2NaCl निकलता है। ओके, ये निकलेगा तो ये वाली रिंग जो है वो इसके साथ मिलेगी, तो क्या बनेगा, ये भी रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई इथर। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है लाइक क्या बन गया, टोलिन। बेंजीन के ऊपर अगर मिथाइल ग्रुप हो तो इसका कॉमन नेम क्या है, टोलिन। सही है, तो देखो सोडियम यहां पर यूज होता है। फिर आपके पास सोडियम इंपॉर्टेंट इन बिर्च रिडक्शन, याद आया जब आप बिर्च रिडक्शन पढ़ते हैं। अब बिर्च रिडक्शन में हम क्या करते थे कि ट्रांस एल्कीन बनाते हैं, एल्काइन से जब हमने ट्रांस एल्कीन बनानी होती है तो वहां पर हम सोडियम का यूज करते हैं। ओके, लाइक CH3CH ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब बिर्च रिडक्शन में कैटालिस्ट क्या होता है, सोडियम ओवर लिक्विड अमोनिया, या इसकी जगह आप लिथियम ओवर लिक्विड अमोनिया भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए जो आपका लिथियम है वो भी तो यहां पर यूज हो रहा है बिर्च रिडक्शन में। सही है, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्रांस एल्कीन। इसको मैं रेज कर दूं, ठीक है, फिर इसका आपको प्रोडक्ट बना के दिखाऊं, इसको नोट कर लें। ओके, तो यहां से आपके पास ट्रांस एल्कीन बनती है, CH3C डबल बॉन्ड CH। Here is the trans alkene is the product of Birch reduction. Okay, तो सोडियम मेटल आपका बिर्च रिडक्शन में भी यूज होता है। सही है, अच्छा फिर जिंक की बात करें कि जिंक मेटल आपका कहां पर यूज होता है, ये आपको मैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड रिवाइज करवा रहा हूं। जो जिंक है ये कहां पर यूज होता है, जिंक मेटल इज यूज इन फ्रैंकलैंड रिएक्शन। अब फ्रैंकलैंड रिएक्शन क्या होता है, सेम एज जैसे वर्ड्स रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन में सोडियम यूज होता है और फ्रैंकलैंड रिएक्शन में आपका जिंक मेटल यूज होता है, लाइक CH3 प्लस Cl प्लस, यहां पर जिंक का यूज कर लें और यहां पर भी आपने एल्काइल हैलाइड के 2 ही मोल लेने होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ये रिएक्शन होता है और यहां से ZnCl2 निकल जाता है और ये CH3 के साथ मिलकर आपको एल्केन एज अ प्रोडक्ट मिलते हैं। ओके, तो ये आपके पास फ्रैंकलिन रिएक्शन में यूज हुआ। फिर मैग्नीशियम, जिसके आपने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हैं, कहा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में। सही है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये आप सेकेंड ईयर में भी तो पढ़ के आते हैं। किस तरह का, RMgX, याद आया। तो यहां पर भी देखें मैग्नीशियम इज पार्शियल पॉजिटिव एंड कार्बन इज पार्शियल नेगेटिव, इस तरह का बॉन्ड आप पढ़ के आते हैं। तो मैग्नीशियम का बहुत यूज है आपके पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, एक वर्सटाइल रिएक्शन है जिससे आप बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड जो है वो बना सकते हैं, अल्कोहल्स बना सकते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, वाटर के साथ रिएक्शन देता है, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देता है, बहुत वर्सटाइल रिएक्शन है आपके पास। सही है, तो मैग्नीशियम मेटल आपके पास यूज होता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में। ओके, अगर मरकरी की बात कर लें Hg, तो मरकरी आपका यूज होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन में। अब स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, जहां पर हम फ्लोरोमीथेन को बनाते हैं, फ्लोरोमीथेन डायरेक्ट नहीं बनता, उसकी रीजन मैंने बताई थी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में इन डिटेल, आपको ये सारे लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। अब इसमें आपके पास क्या था, जैसे CH3Cl, इसका रिएक्शन करवाते थे हम HgF2 के साथ और आपको एज अ प्रोडक्ट मिलता था CH3
CF प्लस HgCl। ओके, तो यहां पर इस रिएक्शन को हम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते थे। देखो, इसका हैलाइड इसके पास चला गया और इसका हैलाइड इसके पास चला गया, so it is also called halogen exchange reaction, Schwarz reaction। ओके, क्लियर है। फिर कॉपर की बात कर लें। कॉपर को आप कोरे हाउस सिंथेसिस में यूज करते थे, जहां पर आपको अनसिमेट्रिकल एल्केन बनानी होती थी। सही है, कॉपर इज यूज इन कोरे हाउस सिंथेसिस वेयर अनसिमेट्रिकल एल्केन इज फॉर्म। और आपके पास कॉपर कहां पर यूज होता है? उल्मान सिंथेसिस में, उल्मान सिंथेसिस। अब इसमें क्या था देखें, आयोडीन, इसके 2 मोल्स लेते थे और इसको हम कॉपर पाउडर के साथ रिएक्ट करवाकर इसको जब हीट करते थे तो आपके पास बायफिनाइल बनता था। ये सही है, तो ये आपके पास क्या है? बाय नेम्ड रिएक्शन है सारे, उल्मान सिंथेसिस। ये मैंने आपको इसलिए करवाए हैं कि ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, ये वाले, सही है, जितने भी मैंने आपको कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, मर्करी, सोडियम, लिथियम यूज करवाया है, इनके बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, एक एक दो दो रिएक्शंस हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल उल्मान सिंथेसिस है ना, उसमें कॉपर यूज होता है, तो उसका यही रिएक्शन है। बहुत ज्यादा आप प्रोडक्ट इससे नहीं बना सकते, आप सिर्फ बायफिनाइल ही इससे प्रिपेयर कर सकते हो। वर्ड्स रिएक्शन है, उसमें आपके पास सोडियम यूज होता है या लिथियम यूज होता है, उससे आप क्या ट्रांस एल्कीन ही बना सकते हो। अच्छा, आपके पास एक और मेटल जो प्लेटिनम है, सही है, प्लेटिनम हम कहां यूज करते थे? लिंड्रल कैटालिस्ट में। ये भी तो मेटल है ना, ट्रांजिशन मेटल है, तो लिंड्रल कैटालिस्ट, इससे हम जस्ट आप वही लिखें जो हमने अभी किया था यहां पर, बिर्च रिडक्शन। ट्रांस से वहां पर अल्काइन से हम ट्रांस एल्कीन बनाते थे, बट जब लिंड्रल कैटालिस्ट का यूज करते हैं तो एल्काइन से हमारे पास सिस एल्कीन बनती है। सही है, और यहां पर जो कैटालिस्ट यूज होता था वो क्या था? प्लेटिनम ओवर BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन। अब क्विनोलिन क्या है आपके पास? इट इज अ क्विनोलिन। ओके, या क्विनोलिन नहीं तो आप सल्फर का यूज कर लें, सही, क्योंकि ये आपके पास कैटालिस्ट को जरा पॉइजन रखता था। एनीवेज, ये लिंड्रल कैटालिस्ट, इसकी जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं, प्लेटिनम ओवर CaCO3। ओके, तो जस्ट आपको रिवाइज करवाया कि प्लेटिनम आपका लिंड्रल कैटालिस्ट में भी यूज हो सकता है। तो ये जितने भी आपको मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के रिएक्शन करवाए हैं, इसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं है, बट अगर आप ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड की बात करें जो कि इसी नेचर का बॉन्ड है, ऑर्गेनोमेटेलिक का बॉन्ड नहीं है, सही है, इसी नेचर का बॉन्ड है जिसमें कार्बन और सल्फर में कार्बन इज नेगेटिव, सल्फर इज पॉजिटिव, इसके बहुत ज्यादा रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे। आप थ्रू आउट सीरीज देखेंगे कि हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ओके, जिनका डिफरेंट फील्ड्स में डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, और इनकी एप्लीकेशंस इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि बहुत सारा, जैसे मैंने आपको आई थिंक पहले बता दिया है कि मेडिसिन में इसका बहुत यूज है, और मुझे एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी जिसमें मैं आपको सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स एप्लीकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। सही है, तो इतना आप नोट करें। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका प्रॉपर आंसर दिया है, वहां आप इसको रीड कर सकते हैं कि क्या एक्चुअली में ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में ही फॉल करते हैं या नहीं करते। ओके, आइए अब मैं आपको कुछ ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स के बारे में बताने वाला हूं। ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड। अच्छा, यहां पर ना देखें, सल्फर के ना 2 स्पेलिंग हम यूज करते हैं, सही है, एक तो ये है और एक
PHUR, ये एक सल्फर, ये एक ये। बताएं इसमें कौन सा ठीक है, ये वाला सल्फर या ये वाला? बोले, बोल नहीं सकते, दोनों ही ठीक है। ये वाला जो सल्फर है ना, ये आता है अमेरिकन इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश, और ये वाला जो सल्फर है ये आता है ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक, दोनों ही है। अब जो ज्यादा प्रेफरेबल है ना, वो ब्रिटिश इंग्लिश को माना जाता है। और ये जरा जो ब्रिटिश इंग्लिश होती है ना, ये जरा क्लासिकल होती है, इसको क्लासिकल इंग्लिश बोला जाता है। और ये वाली जो अमेरिकन है, इसको स्टूपिड इंग्लिश बोला जाता है। स्टूपिड इंग्लिश मतलब अमेरिकन कहते हैं कि भाई, सॉरी, ब्रिटिश कहते हैं कि अमेरिकन को इंग्लिश नहीं आती। तो हमारे लिए तो दोनों ही स्टूपिड है, हमें दोनों ही पढ़नी पड़ती है ना। हमें तो अपनी जुबान ही ठीक लगती है उर्दू, इंग्लिश पढ़ते हुए मौत पड़ती है, याद करना मुश्किल है। सही है, उर्दू जितनी मर्जी बुलवा लो, इंग्लिश हमसे बोली नहीं जाती। तो हमारे लिए तो भाई दोनों ही स्टूपिड है। बट ब्रिटिश कहते हैं कि अमेरिकन को इंग्लिश नहीं आती, वो शॉर्टकट ज्यादा यूज करते हैं। बट एक्चुअली में जो सल्फर के सही स्पेलिंग है वो ये है। बट आप ये यूज कर लें, ये यूज कर लें, हमारे लिए दोनों ही प्रेफरेबल हैं, आप दोनों यूज कर सकते हैं। एनीवेज, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की। आइए ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स की बात करें तो फर्स्ट आपको CH3CH2SH इस तरह के कंपाउंड्स आपको मिलेंगे। इनको हम बोलते हैं थायो अल्कोहल्स, थायो अल्कोहल्स इनका कॉमन नेम है। अब देखिए, अगर यहां पर ऑक्सीजन लगाएं तो ये आप बोलते हो अल्कोहल, जिसको एथेनॉल बोलते हैं, सही है। बट अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह सल्फर हो तो जस्ट इसको फिर थायो का नाम देते हैं, सही है, थायो अल्कोहल। अगर इसका आईयूपैक नेम देखें तो ये आपके पास क्या है, इथेन। नंबरिंग कर लें 1 2, हियर इज इथेन 1 थायोल, सही है। हियर इज द आईयूपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। तो ये आपके पास थायो अल्कोहल्स आपने याद रखने हैं, और आपने नोमेनक्लेचर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके स्ट्रक्चर्स को याद रखना है, सही है। फिर आपको मिलेंगे CH3SCH3, ये वाले आपको बहुत मिलेंगे। मतलब ये आपका पता क्या है, इट इज RSR टाइप कंपाउंड, मतलब सल्फर के दोनों तरफ आपको कार्बन्स मिलेंगे। ओके, RSR टाइप कंपाउंड है, लाइक CH3SCH3, और सल्फर के ऊपर होते हैं 2 लोन पेयर, सही है। RSR टाइप कंपाउंड है। ये आपके पास क्या है, डाई मिथाइल सल्फाइड। ओके, डाईमिथाइल सल्फाइड। जैसे यहां पर देख लें CH3SCH2CH3, एक तरफ मैंने मिथाइल लगा दिया, एक तरफ मैंने इथाइल लगा दिया। अब आप अल्फाबेटिकली नाम इसको देंगे, सही है। तो ये आपके पास क्या है, इथाइल है, ये आपके पास क्या है, मिथाइल है। तो ई पहले आता है या एम, तो ई पहले आता है, सही है। अब इसको नेम कैसे देंगे, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। ओके, तो RSR टाइप कंपाउंड आपको बहुत देखने को मिलेगा। फिर आपके पास इसका कॉमन नाम पता क्या देते हैं, थायो ईथर्स, थायो ईथर्स। क्यों भाई, यहां पर देखो, अगर ऑक्सीजन लगा दो आप तो ये क्या है आपके पास, ईथर नहीं बन गया, लाइक दिस, सही है। इसको हम क्या बोलते हैं, डायमिथाइल ईथर। ओके, बट अगर यहां पर सल्फर आ जाए तो उसको फिर हम कॉमन नेम क्या देते हैं, ये थायो ईथर्स है। क्लियर है। बेटा रुकिएगा 1 मिनट। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, प्रॉब्लम होगी थी थोड़ी। चलें, अच्छा, अब ये आपके पास RSR टाइप कंपाउंड हो गया।
CH3S डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। ये भी RSR टाइप कंपाउंड है, बट आपके पास सल्फर के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। ओके, अब ये आपके पास क्या है? अब ये आपके पास क्या है? प्रोपाइल। ये आपके पास क्या है? मिथाइल। सो प्रोपाइल मिथाइल सल्फ ऑक्साइड। सही है, तो इस तरह के कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। फोर्थ CH3C डबल बॉन्ड O CH2 इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर आपका सल्फर के ऊपर और नीचे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा। ओके, इसका नेम आपके पास क्या है? मिथाइल सल्फोनाइल प्रोपेन। ओके, वेरी गुड। अब मैं 3 तरह के कंपाउंड लिखूंगा, आपने उसमें डिफरेंशिएट करना है कि उनमें उनके नेम्स में डिफरेंस कहां पर है। सही है, चलिए। CH3CH2CH2SOH CH3CH2CH2SOH and double bond O CH3CH2CH2 डबल बॉन्ड OOH। सही है, डिफरेंस समझ आ गया। यहां पर आपके पास अकेला सल्फर है, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, और वहां पर आपके पास कोई लोन पेयर सल्फर के ऊपर नहीं है। बेटा इसका नेम है प्रोपेन सल्फिनिक एसिड। Here is propane sulfinic acid. Here is propane sulfonic acid. Where is difference? जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है। यहां पर सल्फिनिक ई वाला है, यहां पर सल्फिनिक आई वाला है। सही है, जब सल्फर के ऊपर कोई कार्बोनाइल ना हो और एक तरफ OH होनी चाहिए। सही है, तो ये आपके पास है ई वाला सल्फिनिक, ये आपके पास है आई वाला सल्फिनिक, और ये आपके पास है O। ओके, सो प्रोपेन सल्फिनिक एसिड, प्रोपेन सल्फिनिक एसिड एंड प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। क्लियर है? वेरी गुड। फिर आपके पास हेट्रोसाइक्लिक में आपको मिलता है, हेयर इज थायोफिन, थायोफिन ये आपको मिलेगा। 9 पर आपको मिलेगा ये क्या है आपके पास? ये आप बताएं जरा, अगर आपको इसका पता है तो। बहुत फेमस है, खाने पीने वाली है, आर्टिफिशियल स्वीटनेस में ये आती है। सही है, इट इज सेक्रीन। सेक्रीन खाइए कभी, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से नहीं खाते, आपको धोखा देकर ये खिला दिया जाता है। कहां आपने खाई होगी? फुल गर्मी का महीना है, आप बाजार गए होंगे, आपने देखा होगा वो सड़क किनारे जो है ना, वो एक भाई शरबत लेकर बैठा हुआ है और शरबत बेच रहा है ठंडा ठंडा। आपके लिए पानी आपके पास पीने के लिए नहीं है, तो आपने वो शरबत पिया। जब आप पी रहे हैं तब आपको बहुत मीठा लगता है। सही है, बट आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपका मुंह कड़वा हो जाता है। अक्सर आपके साथ हुआ होगा, हम बाजार से शरबत वगैरह पीते हैं तो उन्होंने ना स्क्रीन उसमें मिक्स की होती है, तो जब आप पी रहे होते हैं तब तो आपको लगता है यार बहुत मीठा है। आफ्टर सम टाइम आप रियलाइज करते हैं कि आपका मुंह कड़वा हो गया। बेसिकली वो स्क्रीन की वजह से होता है। इट इज 1000 टाइम मोर स्वीटर देन शुगर। तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है, इसको इस्तेमाल ना करें, और आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। बाहर से जो आर्टिफिशियल फ्रूट्स हैं, जो
हाँ सच, फ्रूट्स का नाम ले लिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तो अब तो अल्लाह माफ करे, इस तरह का वक्त आ गया कि जो आपके पास फ्रूट्स हैं उनमें स्क्रीन भरे इंजेक्शन लगाए जाते हैं। ठीक है, जो आपका खरबूजा है उसमें अब तो ये मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब खरबूजा खाया तो मुंह कड़वा हो गया। उसमें भी यही है कि आप खरबूजा लेते हैं, उसके अंदर इंजेक्शन फिल करके लगाते हैं, लो जी, हम कहते हैं कि बड़ा मीठा है, बट बेटा उसके अंदर स्क्रीन भरी होती है। सही है, तो बेमौसमा फल भी ना खाएं। ठीक है, जिस फ्रूट का सीजन चल रहा है ना, आप वही इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हम जो बेमौसमी फल हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, तो अल्लाह पाक ने जो फल जिस मौसम के लिए बनाया ना, वो तब ही इस्तेमाल करें। आगे पीछे इस्तेमाल करेंगे तो आपको स्टोर्ड फूड मिलेगा, उसके अंदर जो है फिर बहुत बेईमानी की जाती है, दो नंबरी की जाती है, स्क्रीन भर इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसको आर्टिफिशियल स्वीटनेस दी जाती है, जो कि बहुत नुकसानदेह। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें, बाहर से शरबत लेकर इस्तेमाल ना करें, बेमौसमे फल आप इस्तेमाल ना करें। ओके, जिस फल का सीजन है उसी को आप इस्तेमाल किया करें। सही है, तो एनीवेज ये स्क्रीन बहुत नुकसानदेह है, ये भी आपके पास सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है। क्लियर है, इतना नोट करें। ओके, और और कितने हो गए, 9 10 देखें आप, CH3 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 सल्फर पर पॉजिटिव, आयोडीन पर नेगेटिव। ये है आपके पास ट्राई मिथाइल सल्फिनियम आयोडाइड। ओके, ट्राई मिथाइल सल्फिनियम आयोडाइड। अच्छा, इसी तरह का आपके पास यूं होते हैं जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, लाइक दिस, नाइट्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज और आयोडीन यहाँ पर नेगेटिव, और ये इनमें आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं। ये है आपके पास अमोनियम क्वाटनरी सॉल्ट, या इसको क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट भी बोला जाता है, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये मैंने इसलिए बताया ताकि आपको इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन बता सकूं। बेटा आपके पास जितने भी कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट है ना, लाइक शैम्पू हो गया, क्रीम्स होंगी, उसमें ये यूज किया जाता है। ओके, जितने भी आपके पास कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, जो आप शैम्पू वगैरह यूज करते हैं, लोशन वगैरह यूज करते हैं, या आपके पास क्रीम्स हैं, मेकअप का सामान है, उसमें ये क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट यूज किया जाता है। अच्छा, लेट्स सपोज मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूं कि आपने शैम्पू किया अपने बालों पे या आपने क्रीम लगाई है, आप जब उसको पानी से धोते हैं तो वो साफ हो जाते हैं, ऐसा है ना? आपने शैम्पू किया या मुंह पे साबुन लगाया, आपने फेस वॉश यूज किया, आपने अब उसको पानी से धोया तो वो धुल गया। सही है, अब जितने भी आपके पास कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट हैं, सही है, जितने भी, वो सारे ऑर्गेनिक इन नेचर है। अब पानी आपका क्या है, इनऑर्गेनिक नेचर। अब आपने बहुत स्टार्टिंग पर ये जब बेसिक्स पढ़ते हैं तो तब भी आपको पता है कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर हमेशा पोलर में हल होता है और नॉन पोलर में हल होता है। अब मैंने आपको बताया कि जितने भी ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स हैं, जितने भी कॉस्मेटिक्स हैं, लाइक शैम्पू वगैरह हो गई, या आपके लोशन हो गए, या क्रीम हो गई, या कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट, सारे आपके पास ऑर्गेनिक इन नेचर है। वाटर आपका इनऑर्गेनिक नेचर है। तो यार वो अगर ऑर्गेनिक है तो वो पानी से किस तरह धुल जाता है, क्योंकि आपके पास जो ऑर्गेनिक है वो तो नॉन पोलर है और वाटर आपका क्या है, पोलर है। तो पोलर नॉन पोलर को किस तरह साफ कर सकता है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। सोचने वाली बात है ना। ठीक है, हम स्टार्टिंग पर यही पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में हल होता है, नॉन पोलर में हल होता है, बट कॉस्मेटिक्स का सामान सारा ऑर्गेनिक ही नेचर है। सही है, बट वाटर आपका इनऑर्गेनिक नेचर है। तो इनऑर्गेनिक वाली चीज ऑर्गेनिक को किस तरह साफ करती है, उसका आंसर मैं आपको देता हूं। अच्छा, ऑनलाइन क्लास का ये भी प्रॉब्लम होता है कि बच्चा आंसर नहीं दे पाता, बट आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिया करें इस चीज का। ओके, अच्छा बेटा ये देखें, आपके पास ये जो क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट है ना, इसका ये वाला जो पार्ट है, इट इज एसोसिएट
with skin and remove all dust particles। बेटा ये जो पार्ट है ना आपका CH3, ये वाला स्किन के साथ एसोसिएट होकर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है। सही है, बालों में जितनी मर्जी मट्टी हो, शैम्पू लगाओ साफ हो जाते हैं। सही है, तो बेसिकली ये वाला पार्ट जो है ये CH3 ये स्किन के साथ एसोसिएट होकर डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करता है। और ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें देख सकते हैं ये ऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये वाला आपका एसोसिएट विद वाटर, तो ये पोलर है, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स बने हुए हैं। सही है, आयनिक बॉन्ड है। तो ये वाला पार्ट आपका वाटर के साथ एसोसिएट होता है और उसको क्लीन कर देता है। सही है, तो इस चीज को भी आपने याद रखना है। सही है, एसोसिएट विद स्किन एंड डस्ट पार्टिकल इज रिमूव, एसोसिएट विद वाटर, तो ये वाला चीज वाटर के साथ मिलकर आपको क्लीन कर देते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये था आपके पास क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट और इसकी एप्लीकेशन इन केमिस्ट्री। सही है, चलिए तो आज का लेक्चर यहां पर वाइंड अप करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन राइज करने लगा हूं जिसका आंसर आप मुझे खुद देंगे। ये जो आपका ट्राइमिथाइल सल्फेनियम आयोडाइड है, ये हम किस तरह बनाते हैं देखें तो RSR टाइप कंपाउंड लें। हाँ समझ गए ना, क्या है RSR टाइप कंपाउंड? सल्फर के दोनों तरफ आपके R ग्रुप्स होने चाहिए। इसका रिएक्ट करवाओ आप मिथाइल आयोडाइड के साथ, here is partial negative, here is partial positive। ये लोन पेयर इस कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, ये यहां से निकल जाते हैं, बेसिकली SN2 रिएक्शन हुआ। ओके, तो क्या बना? CH3 सल्फर CH3। अब सल्फर ने लोन पेयर दिए तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो आपका निकला है ये इसके साथ आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये बना है आपके पास ट्राइमिथाइल सल्फेनियम आयोडाइड। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इज दिस लाइड, क्या ये आपके पास लाइड है? इसको ये लाइड नहीं पढ़ना, वाई यहां पर साइलेंट है। सही है, इज दिस लाइड? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तब तक यहाँ आप इसको इटसेल्फ, अगर आपको नहीं पता तो लाइड के बारे में आप गूगल करके देखें आपको क्या नजर आता है। सही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम लेकर आएंगे सल्फर लाइड के ऊपर, डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने जितने भी आपको ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स मैंने आपको बताए हैं, आई थिंक 10 या 11 हैं, वो आपको सारे फिंगर टिप्स के ऊपर याद होने चाहिए। आपको उसकी नोमेनक्लेचर आए या ना आए, आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स किस किस तरह के हो सकते हैं, ये कितनी क्लासेस के हैं। तो मैंने डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट डिस्कस किया, आपको ये पता होना चाहिए। एनीवेज नोमेनक्लेचर भी आप याद करेंगे। सही है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि कमिंग लेक्चर्स आप तब लें जब आपको ये वाले कंपाउंड याद हो। अदरवाइज जब मैं डायरेक्ट यहाँ पर कंपाउंड लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं सर ने ये कंपाउंड कहाँ से लिख दिया। ये आप इस लेक्चर को अच्छी तरह रिवाइज करें। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लेक्चर लेकर आएंगे सल्फर लाइड के ऊपर। तब तक के लिए इजाजत दें, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।